नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिबेट डिकोडेड में। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के बारे में। तो मेन मुद्दे में आपको ये बताना चाहूंगा, मेन मुद्दे जिन पे आप डिस्कस करेंगे। जो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि भाई हमारे पास ये इनकी वजह से हम हमारी प्राइसेस डीजल और पेट्रोल की बढ़ रही है, और हमको डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ रही है, इनका क्या कारण, वो हमेशा क्या एक्सक्यूज देते हैं। तो आज उन एक्सक्यूज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहला एक्सक्यूज वो देते हैं कि हमारे ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़ रही है, तो उसके कारण हमारा पेट्रोल प्राइस और डीजल की प्राइस बढ़ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस लॉकडाउन के समय बहुत कम चली गई थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने उस समय क्या किया, लॉकडाउन के कारण जो टैक्स कलेक्शन में जो कमी आती है, उसका उन्होंने फायदा उस चीज से उठाया, पेट्रोल और डीजल से उन्होंने अपने उसकी कमाई की, टैक्स कलेक्शन की। तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि ब्रिंग जीएसटी, हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना चाहते हैं। हमेशा वो ये बात करते हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट करने में हमेशा नाकाम हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको कहूंगा कि ये चीज उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जबकि वो हमेशा इसको एक्सक्यूज के तौर पर कह देते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना सारा ढोल देते हैं, जो भी है। तो आगे की बात है। आज हाँ, तो मैं ना सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जो 100 रुपए पेट्रोल के दे रहे हैं 1 लीटर के, हमारा एक एक रुपया किस किस की जेब में जा रहा है और कैसे कैसे जा रहा है, पहले आपको वो पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आपका जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। आप अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकें कि आपको क्या, आप उसके प्रोस देख रहे हो या आप उसके घाटे देख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या घाटे हैं और कैसे सब कुछ हो रहा है। तो हम्म। बात है, तो जो हम्म। इंडिया में जो क्रूड ऑयल मेजर इंपोर्ट होता है वो होता है ओपेक कंट्री से। और मेजरली जो अपने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर जो पेट्रोल प्राइसिंग जो कंट्रोल करता है वो यही कंट्रीज करती है, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है ऑयल का वो ये कंपनीज ही एक्सपोर्ट करती है बाकी सभी देशों में। समझ रहे हो? तो एक बड़ा मेजर पार्ट होता है इंडिया में पेट्रोल की प्राइसिंग का क्रूड ऑयल पर। लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया में प्राइस बढ़ेंगे, और घट रहे हैं तो इंडिया में भी घटने चाहिए। ठीक है ना? तो ये मेजर पे डिपेंड करता है वो। पहले हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी लाइक आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल वो इसको रिफाइन करती है, और फिर हमें पेट्रोल डीजल में ये मिलता है। तो कुछ रिफाइनिंग की कॉस्ट होती है, तो वो उसमें कुछ कॉस्ट ऐड हो जाती है। जब तो ये कुछ कॉस्ट ऐड होते हैं, हम इसका एक बेस प्राइस बनाते हैं, उस पर कंपनी अपना मार्जिन डिफाइन करती है कि हम 1 लीटर पे इतना मार्जिन डिफाइन करेंगे, एक वो जुड़ता है पेट्रोल प्राइसिंग में। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इसमें, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो हमारे पास लास्ट में जो प्राइसिंग आती है वो लगभग, जो दिल्ली में चल रही है 97 रुपए दिल्ली, और सब वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में अलग अलग प्राइसिंग है, क्योंकि हर राज्य उस पर अलग अलग टैक्स लगाती है। तो कहीं पे आप देखोगे 90 रुपए पेट्रोल है, कहीं पे 95 है, कहीं पे 97 है, तो कहीं पे पेट्रोल 100 रुपए भी पार कर गया है। तो मैं बताता हूँ जो बेसिकली तीन चीजें जो अफेक्ट करती हैं पेट्रोल के प्राइस को। फर्स्ट है क्रूड ऑयल, दूसरा है रिफाइनिंग एंड इसकी कॉस्ट, और तीसरा है कॉस्ट। ये तीन चीजें पेट्रोल की प्राइस को करती हैं। मनमोहन सरकार ने 2010 में पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया था, और इसकी प्राइसिंग चेंज होती थी हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद क्रूड ऑयल इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस चेंज हो जाती है, हर 15 दिन में चेंज होती थी। ठीक है? या 15 दिन में होती स्टार्टिंग में, या महीने में होती, मुझे आइडिया नहीं है, पर 15 महीने, 15 दिन या 1 महीने ऐसा कोई टाइम पीरियड था। तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसने डीजल को भी डीरेगुलेटेड कर दिया। और तब जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल को डीरेगुलेटेड किया, तब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही थी लगभग $120 के अराउंड प्राइस थी। और तब हमें पेट्रोल मिलता था 74 रुपए प्रति लीटर, 72 to 74 लीटर पर लीटर में मिलता था। और जब मोदी सरकार आई थी तब उसने बोला था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट जो सरकार ने बातें बोली चुनाव जीतने से पहले, वो बाद में उसने पूरी नहीं की। तब तब हमारे जो पेट्रोल पे सेस जो लगती थी ना, वो डीजल पे थी 3 रुपए और समथिंग कुछ पैसे थे, 3 रुपए 58 पैसे समथिंग थे। और पेट्रोल की थी प्राइसिंग थी 9 रुपए 58 पैसे टैक्स लगता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। आज वो टैक्स बढ़ के पेट्रोल और डीजल पे दोनों पे 33 रुपए हो गया है। आप समझ रहे हो? मतलब 3 रुपए से 33 रुपए का सफर, 9 रुपए से 33 रुपए का सफर, ये है मोदी सरकार की जर्नी इन शॉर्ट। उसके बाद हम पेट्रोल इसके प्राइसिंग बताए, क्योंकि जब हम जो आते हैं ना, जो नेचुरल गैस बनती है वो भी क्रूड ऑयल से बनती है, क्योंकि जब ऐसे नेचुरल गैस इंडिया में तो इतने बड़े है नहीं कि नेचुरल गैस बने, पर नेचुरल गैस का भी जो सरकार ने सब्सिडी दी,
और सरकार ने सब्सिडी हटा दी। उसके बाद लास्ट 2 महीनों में अपने एलपीजी सिलेंडर के 200 रुपए बढ़ गए हैं। 2 महीनों में, लास्ट 2 महीनों में 200 रुपए बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल है कि आम आदमी की कमर तोड़ने वाली बात हो गई है। मान के चलते हैं एक आदमी की मंथली इनकम है 10,000 रुपए, और वो दिन में ट्रेवल करता है लगभग 150-200 किलोमीटर। ठीक है ना? 200 किलोमीटर अगर वो दिन में ट्रेवल करता है तो उसे चाहिए एटलीस्ट 4 लीटर पेट्रोल। बट आई थिंक जो आदमी होगा वो बस से ट्रैवल करेगा। अगर 10,000 रुपए है तो उसकी खुद की मैं गाड़ी आपको नहीं होगी। इंडिया की 135 करोड़ आबादी टैक्स पेयर है। आप एक माचिस खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, तो आप एक टैक्स पेयर हुए। चाहे आपका योगदान चाहे 50 पैसे का भी क्यों ना हो, पर आपका हाँ, योगदान है। ठीक है। जिस आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है, जिस आदमी के पास अपना वोटर आईडी नहीं है, वो भी इस इंडिया का टैक्स पेयर है। आप ये बात नहीं भूल सकते हो, तो ये बात नहीं भूल सकता, वो भी टैक्स पेयर है। ओके। ठीक है ना? अब बात आती है ये बात, जो 30% टैक्स है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग 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 टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। सरकार को थोड़ा अपना मार्जिन कम, सरकार को थोड़ी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे थोड़ा आम आदमी को ज्यादा फायदा पहुंचे। अब मैं बताता हूँ, जैसे जो ओएनजीसी, जो जैसे मैं बताता हूँ, जो ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो कंपनियां हैं, इनको इनको इम्प्रूव करना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल को रिफाइन करें। इंडिया में जैसे अभी बीकानेर में रिफाइनरी लगाई है क्रूड ऑयल की, पता ही होगा, तो जो सबसे बड़ी रिफाइनरी लगने वाली है बीकानेर में। तो अच्छा। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट आने चाहिए जिससे हमारे देश में इंपोर्ट कम हो। अभी 83% इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का, वो थोड़ा कम होगा तो इंडिया थोड़ा मेड इन इंडिया भी होगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा भारत। बट उसके लिए सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ना कि जो काम कर रहा है उसको बेच दो। अगर उसने बेच दिया तो भी सरकार बोलेगी ये कंपनी हमारी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, और वही प्राइस डिसाइड करते हैं, हम क्या करें, हम तो जानते ही नहीं। जैसा अभी बोल रही है सरकार, जैसा अभी बोल रही है, वो टैक्स को पता ही नहीं उसको तो सरकार को अभी भी है आदमी के टैक्स ले रही है। उसको बस यही पता है कि बाहर प्राइस बढ़ रही है, अपन प्राइस बढ़ाएंगे। और जो ये डाइवर्ट करती है ना चीजों को, एक चीज दूसरी डाइवर्ट करना, बहुत ज्यादा खराब हो रही है चीजें, बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ही ज्यादा खराब। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एक टॉपिक से दूसरे। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार दिया नहीं। पेट्रोल की बात सस्ता करने के लिए सस्ता किया नहीं। जो सब्सिडी दी थी वो हटा दी सब्सिडी। पहले बोला कि आपके खाते में सब्सिडी आएगी, पैसा 700 रुपए दीजिए, 300 रुपए आपके खाते में वापस जमा होंगे, जिससे कालाबाजारी नहीं होगी। वो 300 रुपए खत्म कर दिए, सब्सिडी हटा दी। ये एक माइंडसेट है लोगों को ठगने का, तो एक एक आम बात आदमी को बताइए, ठगने का। क्या आप मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है? क्या आप मैं चाहते हैं राहुल मैं गांधी उनके प्रधानमंत्री बने? क्या आप चाहते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा। प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे अरविंद केजरीवाल आए प्रधानमंत्री के लिए, चाहे कोई अच्छा चौथा अच्छा आदमी आप भी आधार के, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, चाहे चौथा आदमी भी कोई आए हम्म, प्रधानमंत्री के लिए, मैं हम्म, ये चाहता हूँ कि उसकी नीतियां थोड़ी सी अच्छी हो। जैसे वो बिल्कुल, मतलब ऐसे कि सरकार का काम होता है कि एक जो मेजर अमाउंट ऑफ जनता है, मतलब जो हम्म, मेजर एरिया है जनता का, उसको हम्म, फायदा पहुंचाना। हम्म, मतलब अगर आप 135 करोड़ में से आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कम से कम 100 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचे। हम्म। सरकार का काम होता ही है, किसी भी सरकार जो काम आती है उसको ये काम करना चाहिए, ना कि सरकार का काम ये होना चाहिए 35 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाना। मैं तो ये एक नहीं सिंपल मानता। क्वेश्चन है मेरा आपसे। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप हम्म। क्या करेंगे जिससे पेट्रोल प्राइस कम हो जाए, और क्या करेंगे आप जिससे पेट्रोल प्राइस भी कम हो जाए और टैक्स भी आपको उतना ही आए? क्या नीति अपनाएंगे आप? और स्कीम क्या बताइए आप थोड़े, ये एक या दो कुछ भी एग्जांपल। मैं नीतियां अपनाऊंगा, जो लग्जरियस गाड़ी होती हैं हम्म, उन पर टैक्स थोड़ा बढ़ा दूंगा, लग्जरियस गाड़ीज पे। ठीक है। हम्म, उसके बाद थोड़ा जो माल कंपनीज का, उसको कम करूंगा। जो जैसे कंपनी कौन भी से? मार्जिन में, जैसे कंपनीज मार्जिन तय करती है मुझे 1 लीटर पे 5 रुपए चाहिए, तो उस मार्जिन को थोड़ा कम करूंगा, उससे फर्क पड़ेगा। थोड़ा मैं हम्म, राज्य सरकार से बात करके राज्य सरकार से चाहूंगा कि वो कम करे, थोड़ा टैक्स हम करेंगे, जिससे हम भी ज्यादा फर्क ना पड़े, ना राज्य को फर्क पड़े, और लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे। हम्म, समझ रहे हो? उसके बाद बात आती है कि अगर अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी
तो चाहे हम्म, पेट्रोल 100 का हो चाहे 200 का हो, लोग खरीद लेंगे। तो मैं ऐसी नीतियां लाऊंगा जैसे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े। फिर आप पेट्रोल को बढ़ा देंगे। उससे फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है तो आप पेट्रोल का भाव कुछ भी रखिए। तो अभी 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 जैसे अपनी जो परचेसिंग जो पावर कंट्रीज हैं, 2014 से 2020 पे कम पड़ गई है क्या? मुझे तो ये लगता है कम पड़ गई है। क्यों? मुझे तो ये बढ़ी लगता होगी है। ना, क्योंकि सैलरी बढ़ती है ना। नहीं, सैलरी, आपको क्या लगता है? जो सिर्फ है ना, अब एक बात है, जो लोग बोलते हैं ना प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है। प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया में कोई लोन नहीं है प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो अपने एम्प्लॉय से 12 घंटे भी काम करा सकते हैं, वो अपने एम्प्लॉय से 16 घंटे भी काम करा सकते हैं। अगर आपने काम नहीं किया आपको बाहर निकाल देंगे। तो आपकी जो नौकरी बचाने के लिए ना इंडिया में कोई लोन नहीं है। सबसे हम्म, बड़ी बात ये है। हम्म, तो इसलिए मैं थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ। हम्म, अच्छी चीज प्राइवेटाइजेशन, बट कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए जिससे जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचे। हम्म। समझ रहे हो तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं तुझे? हम्म, तो अभी वही किसी को बात है। क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी ज्यादा किन इशू पे फोकस कर रही है, कि उसका ध्यान पेट्रोल और डीजल से हट गया है, या उसको जनता की देख आवाज इस सुनाई पे नहीं दे रही है? अच्छा, देख उसका ये मानना है कि हम एक हाइप क्रिएट करेंगे चुनाव से पहले और चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, एक सिंपल सी पॉइंट ये बात भी है है। कि चुनाव अभी 3 साल दूर है। हम्म। तो तो चुनाव इसीलिए के तो 1 साल, हाँ, तो अभी बढ़ा देंगे फिर वापस कम कर देंगे जैसे पहले किया था। हाँ, सरकार ने 2014-15 से लेकर 2020 तक हम्म, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए टैक्स टैक्स इकट्ठा किया है पेट्रोल और डीजल पर। हमारी हमारी इस चैनल का यही लक्ष्य है कि हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव को सामने रखें। एक दो आम आदमी कैसे बात करते हैं, जो देश में मुद्दे चल रहे होते हैं उनको कैसे हम हम्म, फैक्ट के साथ बात करें। ताकि अगर आप ये देखो तो आपको पता चले कि हाँ यार ये बात हो रही है, ये बात गलत है, ये बात सही है। हम आपको हम्म, अच्छी बातें बताएंगे, गलत बातें भी बताएंगे। हम आपको सरकार को क्या फायदे होंगे वो भी बताएंगे, लोगों को क्या घाटे होंगे वो भी बताएंगे। हम्म, समझ रहे हो आप? तो वो हम्म, बात है। ठीक है। अब मैं आता हूँ बात उस बात पे। हाँ, एक ठीक ठीक। लाख चालीस हजार करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे, उस बात पे आता हूँ मैं। सरकार ने हम्म, मतलब लिए लिए मतलब होता है कि सरकार क्या होती है कि बॉन्ड इशू कर देती है। मतलब जब सरकार के पास कैश पेमेंट नहीं होता है ज्यादा तो सरकार बॉन्ड इशू कर देती है कि भाई ये हमारी लाइबिलिटी है, आप रखो। और दिस पॉइंट। जब हम आपको पैसे, हाँ, जब हमारे पास पैसे आएंगे हम आपको पैसे दे तब देंगे। हमको दे और जो देंगे। हमारा हमने आपको बॉन्ड, हम आप हमको वापस हमारा बॉन्ड दे देना, साइन बॉन्ड हमें वापस दे देना। ये होता हम्म, है बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होता है सिंपल भाषा में। हम्म, हम्म, और उस पे लगभग 9,000 करोड़ का सालाना ब्याज चल रहा है। हम्म, सालाना 9,000 करोड़ का जो मोदी हम्म, सरकार भर रही है, 9,000 करोड़ हर साल। हम्म, अब मोदी सरकार ने टैक्स इकट्ठा किया है 15 लाख करोड़ का पेट्रोल से। हम्म। कितना? 15 लाख करोड़। और उसको चुकाना कितना था? 12, 5, कितना? 1,40,000 करोड़। अच्छा, 1 लाख 40 हजार। और अभी तक मोदी सरकार ने कितने रुपए चुकाए हैं? 9,000 पर ईयर के हिसाब से ब्याज चुकाए हैं, 5 साल का ब्याज। 9 into 5 45,000 करोड़ ब्याज के। ठीक है। उसके बाद 3,000 करोड़ जो बेसिक जो मूल होता है ना 1,40,000 करोड़ में से, उसमें 3,000 करोड़ चुकाए हैं उसने। आप समझ रहे हो बात? हम्म, हम्म। सरकार चाहती तो 1 साल 2 साल में हटा सकती थी, बट सरकार यही चाहती कि हम क्यों पैसा दें, अगली सरकार आएगी वो उठाएगी खर्चा। ये बात है, जब तक ये चलता रहेगा तब आपको तक कोई विश्वास काम नहीं नहीं है होगा। क्या अगली बार और वो आएंगे? बीजेपी का विश्वास नहीं है क्या? दो हजार अब मैं बताता हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुनो। पेट्रोल 2024 के कंपनीज को क्या चुनाव हो में रहा है, बीजेपी को उनको विश्वास नहीं, उनको वो ब्याज जीतेगी। मिल रहा है। अवश्य पेट्रोल जीतेगी। पेट्रोल पेट्रोल कंपनीज को ब्याज मिल रहा है 9,000 करोड़ का फ्री का। उनमें तो पैसे आ रहे हैं ना, उनकी तो इनकम हो रही है, उनको तो कोई घाटा नहीं है। और सरकार इसलिए ऐसा नहीं कर रही है, मुझे आइडिया नहीं सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, कुछ हो भी सकता है। बट जो हम्म, बीजेपी गवर्नमेंट की जो ट्विटर है उसने यही बोला, मतलब ट्वीट किया हमने ब्याज से चुका दिए हैं। ये बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुए थे। उसमें मनमोहन सरकार का फोटो लगा था एक साइड में, एक साइड में नरेंद्र मोदी का फोटो लगा था। और उसमें लिखा था हम हमारा भार हमारे बच्चों पर डालते हैं, ऐसी कुछ लाइन हम्म, लिखी हुई थी। और जब उनसे पूछा गया ऑफिशियली, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये था, एक
होता है ना, एक आम आदमी के दिमाग को कैसे अफेक्ट करना है वो चीजें सब। जब जो चीज ऑफिशियल बोलते हैं ना सरकार, संसद में, वहां पे झूठ नहीं बोल सकते हैं। दिक्कत ये है, समझ रहे हो आप, क्यों वहाँ फैक्ट्स पे बात होती है। ट्विटर पे आप क्या बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो वहां पे सरकार लेंगे ठीक उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ठीक। तो एक एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं टाइम इंडिया टुडे के आर्टिकल में पढ़ पा रहा हूँ कि 2000 गवर्नमेंट ने 2018 में, जब एक साल पहले चुनाव के, पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटा दी थी। और घटा दी थी, हाँ। घटा दी थी। और उसके एक साल बाद ही पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए 15 मई 2020 में उसने बढ़ा। इंक्रीज कर दी। हम्म, बढ़ा तो दी। ये हर सरकार ऐसा करती है, हमको ये पता है, सब सरकार ऐसी होती है। तो ये सॉल्यूशन कब निकलेगा? एक अच्छी सरकार भारत में कब आएगी? और जब कौन ऐसी सरकार आएगी जो भारत का विकास के बारे में ज्यादा सोचेगी? जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, हम्म तब तक सरकारें ऐसी आती रहेंगी। हम्म। तो लोगों उसमें को आप पढ़ाने के कुछ लिए नहीं क्या कर करना सकते। चाहिए? क्या करना चाहिए लोगों को पढ़ाने के लिए? हमको क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं एक सामान्य आदमी अपने लेवल पे लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को में साक्षरता आप दर को बढ़ाने? आप जिम्मा उठा लीजिए कि मैं मेरी जिंदगी में 50 लोगों को साक्षर करूंगा। कैसे शुरू करेंगे? कर दीजिए आप। कैसे 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 करेंगे? यार आप अपना एक गोल सेट कीजिए ना। मुझे जब भी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब भी मैं हम्म, एक अच्छी पोजीशन पे होऊंगा, तो जहां पे जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा ना। लोगों को इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ेगा। तो बदलाव ऐसा, बाहर से शुरू नहीं होता, बदलाव खुद के अंदर से शुरू होता है। तो ये तो सब बोलने की बातें हो गई, सब लोग करते हैं। बोलने की बातें, मतलब रियलिटी अगर पे क्या? हम्म, अगर एजुकेशन फीस लेकिन इतनी बढ़ गई है, इसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने बढ़ गए हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए धंधे चल गए, बिजनेस चल गए हैं, तो लोगों का पढ़ाई से विश्वास उठ गया है बहुत सारों का। क्योंकि धंधे इसलिए चले हैं क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख के धंधा खोल लेते हैं। हम्म, 2018 में भर्ती निकलती है, 2021 में रिजल्ट आता है,